नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट लगाने वाले हैं और आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पराक्रम दिवस जो है वो जनवरी 2022 माह में किस दिनांक को बनाया गया? 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी या 25 जनवरी? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जनवरी को जो है वो पराक्रम दिवस मनाया जाएगा देश में। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर जो है ये पराक्रम दिवस जो है वो बनाया गया। इम्पोर्टेंट डे की अगर हम बात करें जनवरी में, जैसे कि 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस, 12 को युवा, 15 को सेना, 24 को बालिका दिवस, 25 को मतदाता दिवस और 25 को बात की जाए तो पर्यटन दिवस। तो जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं, दिन हैं जनवरी के, इन सबको आपको याद रखना है। ओके, अगर आप अनअकैडमी के फ्री और प्लस क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको फ्री क्लासेस में अनलिमिटेड लिमिटेड सिलेबस रहेगा, मॉक टेस्ट रहेंगे, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे लिमिटेड। और अगर आप प्लस कोर्स खरीदते हो तो यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम है एमपीपीएससी के, मेंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स हो गए, डाउट क्लियर के सेशन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, एमपीपीएससी मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे यहाँ पर। और एमपी के जितने भी एग्जाम हैं उनको बैच कोर्स वगैरह ये सब कवर कराए जाएंगे। और आंसर राइटिंग जो मेंस की रहेगी एमपीपीएससी में वो भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। सब्सक्रिप्शन लेने से बेनिफिट क्या रहेगा? आप जिस टीचर से पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आप लाइव क्लासेस ले पाओगे उनके साथ। स्ट्रक्चर लर्निंग रहेगी आपको। डिफरेंस कोर्स के लिए, डिफरेंस एग्जाम के लिए डिफरेंस कोर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। डाउट क्लियरेशन सेशन होगा, आपको इंटरेक्शन होगा पोल, कमेंट और क्विज के माध्यम से। और आप एक सब्सक्रिप्शन लेने पे ऑल जितने भी एजुकेटर हैं उनको कोर्स जो है वो अनलिमिटेड एक्सेस कर पाओगे। वीडियो ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो आप, पीडीएफ नोट्स रिवीजन के लिए यूज कर पाओगे। ठीक है, अभी बात की जाए तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यहाँ पर जो है वो चल रहा है। तो इसमें क्या रहेगा कि आप मेंटर के साथ अपने डाउट सेशन क्लियर कर पाओगे, जैसे कि आप 1-1 विथ योर मेंटर कांटेक्ट कर पाओगे। प्री वीक स्लॉट आपको करना रहेगा और मेंटर के साथ आप ऑडियो कॉल के माध्यम से डाउट डिस्कशन, ये सब चीज़ें, एग्जाम स्ट्रेटजी, ये सब यहाँ पर आप मेंटर के साथ जो है वो डिस्कस कर पाओगे। और बात की जाए गाइडलाइंस हो गया, फीडबैक वगैरह हो गए, तो ये भी स्टडी प्लान हो गया, तो इनमें आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पर। और ऑप्शन टू बुक योर सेशन इन ए लैंग्वेज ऑन योर प्रेफरेंस, तो आप जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप यहाँ पर सेशन कर पाओगे। आप अगर एमपीपीएससी प्री के अभी 2021 का जो है वो 60 डेज का प्लान खरीदना चाहते हो तो ये आपको 19 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो ये एजुकेटर है, इनके माध्यम से आप पढ़ पाओगे। 2 साल का फाउंडेशन बैच खरीदना चाहते हो, आपका प्लान है कि 2023 में आप करना चाहते हो एमपीपीएससी की तैयारी, तो आप यहाँ पर ये 23 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। और इंग्लिश मीडियम में ये 24 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है बैच। आप लोगों को अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और आप जिस बैच को खरीदना चाहते हो, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे यहाँ पर आप एमपीपीएससी व्यापम के लिए जहाँ पर 24 मंथ का खरीदोगे तो ये 16,000 का पड़ेगा। लेकिन अगर आप GE10 कोड यूज करोगे मेरा, तो आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरीके से 12 मंथ का 11,000 का है, 6 मंथ का 9,000 का है, 3 मंथ का जो है वो 5,000 का है। लेकिन आपको इतना पे नहीं करना है, आप GE10 यूज करना है तो आपको सीधा सीधा 10% का जो है वो डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग यहाँ पर इसको खरीद सकते हो और आपकी तैयारी और बेहतर हो पाओगे। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ स्थापित की गई? भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या लखनऊ? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में जो है ये पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी जो है वो उत्तर प्रदेश में जो है वो खोली गई। अभी आपको स्पोर्ट्स में याद रखना है, जैसे कि आपको पता हो तो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, तो टोक्यो, फिर उसके बाद देखिए जापान में हुए हैं, फिर उसके बाद फ्रांस में होंगे, फिर उसके बाद लॉस एंजलिस में होंगे। तो ये क्रम याद रखना है।
जापान में हुए, फिर फ्रांस में होंगे और लॉस एंजलिस में होंगे। तो अभी कहाँ पे हुए थे? जापान टोक्यो में हुए थे। इसमें बात की जाए तो 1, 2, 4, तो एक जो है वो गोल्ड जो है वो जीता गया था भारत के द्वारा, जो कि नीरज चोपड़ा के द्वारा दिया गया था। और इसमें जो है वो भाला फेंक से ये संबंधित है। तो याद रखना है गोल्ड और सिल्वर, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, कितने मेडल कितने जीते गए हैं, तो वो मैं आपको सारी चीज़ें कवर कराता चलूंगा। ठीक है, तो ये क्रम याद रखना है। अभी जापान में हुआ था, अब फ्रांस में होगा और फिर लॉस एंजलिस यानी अमेरिका में होगा। नेक्स्ट यहाँ पर भीमबेटका की खोज किसने की थी? डॉक्टर H.D. सांकलिया, डॉक्टर शर्मा सुंदर निगम, डॉक्टर विष्णुधर श्रीवाकरकर, डॉक्टर राजबली पांडे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, डॉक्टर विष्णुधर श्रीधर वाकड़ के द्वारा जो है वो ये है भीमबेटका की खोज की गई थी। कब की गई थी? 1957 से 58 के बीच में। ये डेट याद रखना, ईयर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये किस जिले में है? रायसेन जिले में है, रायसेन जिले में है। ओके, और रायसेन जिले में आपको 2 यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल की गई हैं साइट, तो इनको याद रखना है। एक तो जो है भीमबेटका है, भीमबेटका, और दूसरी है सांची के स्तूप, सांची के स्तूप। भीमबेटका जो है 2003 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को में, और इसको 1989 में शामिल किया गया था। एक और याद रखना है, छतरपुर में खजुराहो के मंदिर हैं, उनको 1986 में जो है वो शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाता है तो कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है फ्रांस, पेरिस में। ठीक है, पेरिस में याद रखना है। ओके, तो इन विष्णु श्रीधर वाकड़ के द्वारा जो है वो भीमबेटका की खोज की गई थी। भीमबेटका में आपको एक और चीज खोज की गई थी, जीवाश्म देखे गए थे। जीवाश्म, जीवाश्म कौन से? डेक्कन सोनिया नाम के जीवाश्म जो है वो देखने को मिले थे। तो ये भी आपको भीमबेटका में देखने को मिले। भीमबेटका किस लिए जानी जाती है? यहाँ पर पत्थरों पे जो है वो चित्र हैं, तो शैल चित्रों के लिए जानी जाती है। ये मानवों द्वारा निर्मित हैं, तो ये आपको याद रखना है भीमबेटका। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश का सिंगरौली बेसिन प्रसिद्ध है कृषि हेतु, जल विद्युत हेतु, कोयला विद्युत हेतु, बात की जाए उद्जन घनत्व हेतु, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, कोयला क्षेत्र हेतु। आपको पता हो तो सिंगरौली में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोयला जो है वो सिंगरौली में होता है। इसको क्या कहा जाता है? ऊर्जा की राजधानी, ऊर्जा की राजधानी जो है वो कहा जाता है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है सिंगरौली को। यहीं से बात की जाए तो 82.5 डिग्री जो है वो भारतीय मानक रेखा जो है वो निकलती है। तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है जहाँ से भारतीय मानक रेखा जो है वो निकलती है 82.5 डिग्री, तो ये सिंगरौली है। सिंगरौली जो है वो सबसे पूर्वी जिला है, पूर्वी जिला है, तो इसे आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है यहाँ पर जबलपुर का ध्वज, जबलपुर का ध्वज सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो जबलपुर का ध्वज होता है या जबलपुर का झंडा सत्याग्रह, तो ये दोनों नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर वर्ष 1923, वर्ष 1927, वर्ष 1926, वर्ष 1924। इसका आंसर हो जाएगा हमारा वर्ष 1923 में हुआ था। वर्ष 1923 मतलब आपको डेट याद रखना है, 8 मार्च 1923 को। इस समय जो है वो जबलपुर में ध्वज या झंडा सत्याग्रह देखने को मिला था। इसमें जो है वो आपको सुंदरलाल शर्मा हो गए, सुभद्रा कुमारी चौहान और नाथूराम मोदी, इनके द्वारा जो है ये नेतृत्व किया गया था जबलपुर। जबलपुर के बारे में आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पर आपको एक भेड़ा घाट, भेड़ा घाट, भेड़ा घाट जगह है जहां पर जो है वो धुआंधार जलप्रपात जो है वो बनाती है। कौन? नर्मदा नदी जलप्रपात बनाती है धुआंधार। भेड़ा घाट यहाँ पर जबलपुर में आपको मदन महल देखने को मिलेगा, मदन महल देखने को मिलेगा। रानी दुर्गावती संग्रहालय, रानी दुर्गावती संग्रहालय देखने को मिलेगा। और बात की जाए तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जो है वो यहीं पर देखने को मिलेगी, मुख्य पीठ। ये आपको हाई कोर्ट की मुख्य पीठ आपको जबलपुर में देखने को मिलेगी। इसकी 2 खंडपीठ हैं, एक इंदौर में है, एक ग्वालियर में है। ठीक है, भोपाल में नहीं है। और सबसे ज्यादा साक्षरता, मतलब यहाँ पर पढ़े लिखे लोग जो है वो 81% है।
81% आपको याद रखना है, 81.1% है करीबन, तो 81% आपको याद रखना है। साक्षरता दर सबसे ज़्यादा देखने को मिली है, साक्षरता दर मध्य प्रदेश में साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक जो है वो जबलपुर की है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व। देखिए 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो ये वाला हो गया, एक पूछा जाता है कि सबसे कम वर्षा कहाँ देखने को मिलती है। तो मध्य प्रदेश का मैप याद है, तो अगर हम बात करें तो जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है वो ये भिंड जिला पड़ता है। यहाँ पर जो है वो सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। भिंड में एक तहसील है गौहद, तो वहां पर जो है वो, तो ये कौन सा है, ये जो है वो उत्तर पूर्वी जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्वी वाला सबसे कम वर्षा क्षेत्र देखने को मिलता है दौरान जो है वो। तो भिंड में सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। सबसे अधिक वर्षा आपसे पूछ लिया है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो ये होती है आपको पचमढ़ी में। पचमढ़ी कहाँ है? होशंगाबाद में। पचमढ़ी कहाँ? होशंगाबाद में है। और पचमढ़ी में आपको धूपगढ़ चोटी देखने को मिलेगी, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। 1350 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, जो कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा की भी कहा जाए तो सतपुड़ा को आप रखना, सतपुड़ा पर जो है वो पचमढ़ी है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी धूपगढ़। तो ये से भी आप याद रख सकते हो, तीनों ही चीजें आप याद रखना है। ओके, भिंड में आपको बनखंडेश्वर का मंदिर देखने को मिलता है, काफी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाया गया था। बनखंडेश्वर का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो है वो बनखंडेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश में चरण पादुका गोलीकांड ये कहाँ पे हुआ था? होशंगाबाद के निकट, छतरपुर के निकट, धार के निकट या रीवा के निकट। तो इसका आंसर हो जाएगा छतरपुर के निकट। छतरपुर चरण पादुका गोलीकांड भी कहा जाता है, या जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा कि 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो ऐसा ही जो है यहाँ पर भी जो है वो चरण पादुका गोलीकांड जो है वो देखने को मिला था। यह दरअसल जो है वो कब हुआ था? 14 जनवरी 1931 में। 14 जनवरी 1931 में हुआ था, छतरपुर में हुआ था, और उर्मिल नदी के तट पर स्थित है ये। उर्मिल नदी, तो उर्मिल नदी, तो ये भी याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। उर्मिल नदी के तट पर स्थित है, तो छतरपुर के निकट ये हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश में राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का है? 20.1%, 21.1%, 16.1% या 14.6%। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, 21.1% जो है इसका आंसर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में जो है वो यह है, बात की जाए तो अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या आपको पता होना चाहिए 7,26,26,800 के करीबन जो है वो है। और बात की जाए तो आपको याद रखना है कि जो पहली बार जनगणना हुई थी, पहली बार कब हुई थी? 1872 में हुई थी। लॉर्ड किसके टाइम पे? लॉर्ड मियो के टाइम पे, लॉर्ड मियो के टाइम पे हुई थी। फिर 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई थी, नियमित रूप से जो है वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई थी। अभी जो 2011 के अनुसार ये डाटा है दरअसल, ठीक है, 10 वर्ष बाद पश्चात होती है जनगणना। कितने वर्ष? 10 वर्ष पश्चात जनगणना होती है। और जो 2011 में जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना थी, 15वीं जनगणना, ठीक है। और बात की जाए तो स्वतंत्र भारत की अगर आपसे पूछ लिया, स्वतंत्र भारत की कौन सी है? 7वीं जनगणना, 7वीं जनगणना, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, 7वीं जनगणना है ये। तो इतना आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश में जो है वो इंदौर जिले में है। घनत्व आपसे पूछ लिया जाए तो भोपाल में है, ठीक है। तो इन सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर तात्या टोपे को फांसी किस जगह दी गई थी? ग्वालियर, कानपुर, शिवपुरी या उज्जैन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शिवपुरी में जो है वो दी गई थी तात्या टोपे को फांसी। तात्या टोपे जो है वो कानपुर के थे, तो वहां पर जो है वो लड़ते हुए अंग्रेजों के साथ वो शिवपुरी पहुंचे, और वहां पर जो है एक मुखबरी कर दी गई, तो फिर उन्हें फांसी चढ़ा दिया गया था। शिवपुरी में आपको माधव नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ठीक है।
जॉर्ज कैसल यहीं पर है, जॉर्ज कैसल यहीं पर है। ठीक है, जॉर्ज कैसल दरअसल जो है वो माधव नेशनल पार्क में ही है, तो इसे भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किला, राजा नल के द्वारा बनवाया गया था। तो राजा नल के द्वारा जो है वो किला बनवाया गया था। राजा नल और दमयंती की प्रेम कथाओं के लिए जाना जाता है, तो शिवपुरी का किला कहते हैं उसको। ठीक है, तो शिवपुरी में ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक माधव माधव विलास पैलेस, विलास पैलेस ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। देखिए, एक जय विलास पैलेस है, एक माधव विलास पैलेस है। जय विलास पैलेस आपको ग्वालियर में है, माधव विलास पैलेस जो है वो शिवपुरी में। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसे आप याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या जनपद काल में? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल के दौरान जो है वो उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण हुआ था। इसमें टोटल जो है वो 1 से लेकर 20 गुफाएं हैं। ठीक है, तो ये संख्या भी पूछ ली जाती है, 1 से लेकर 20 गुफाएं थी, अब नष्ट हो गई हैं काफी। जिसमें आपको विष्णु के 12 अवतार का चित्रण देखने को मिलता है। ये आप देख रहे हो कि विष्णु के 12 अवतार का चित्रण है। ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? विदिशा में, विदिशा जिले में देखने को मिलती है उदयगिरी की गुफाएं। तो ये गुप्त काल से संबंधित है, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, उदयगिरी विदिशा में जो है ये देखने को मिलती है। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के और क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।